हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायपोल मूवमेंट का सेकंड वीडियो। पहले वीडियो में हम लोग ने बात किया था डायपोल मूवमेंट क्या होता है, उसके बेसिक्स बात किए थे कि जनरली डायपोल मूवमेंट कैसे होते हैं, ठीक है ना। और हम लोग क्या क्या बात किए थे कि डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, और फिर हम लोगों ने बात किया था डायपोल मूवमेंट की यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि ये वीडियो भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे कि डायपोल मोमेंट को कैसे कंपेयर करना है, इसके बाद आपके सारे डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था एक बात, आपको याद होगा पिछली वीडियो में कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो ऑर्डर होता है ये आपको याद रखना होगा। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है, फिर इसके बाद sp कार्बन का होता है, और उसके बाद क्लोरीन का होता है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, ठीक है ना। ये गलती नहीं करनी है आपको, पहली बात तो ये। दूसरी बात हम लोग करते हैं कंपेयर डेवलपमेंट को, अलग अलग केस बताएंगे हम लोग, उसी हिसाब से आपको कंपेयर करना है। पहला केस क्या है? पहला केस है कि अगर ए बी टाइप का बॉन्ड है, मान लो कोई ए है एक दूसरा बी है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। आपको पता होगा कि फ्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता है लास्ट में। ठीक है, तो और एच एच सब में कॉमन है, तो इसका क्या होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस? इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका फिर होगा, फिर इसके बाद इसका होगा, फिर इसके बाद इसका होगा। तो क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट का सीक्वेंस? ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद हो गया। दूसरा ए बी टाइप बॉन्ड के लिए हो गया। दूसरा अल्काइल हैलाइड के केस में लेकिन ऐसा नहीं होता है। अल्काइल हैलाइड भी तो ए बी टाइप बॉन्ड है, आप सोचिएगा, ठीक है ना। लेकिन अल्काइल हैलाइड के केस में ये चीज नहीं होगा। मान लीजिए अल्काइल हैलाइड जैसे कि सी सी एल, ठीक है ना, सी एच थ्री सी एल। ठीक है, वैसे ही आपका क्या हो गया, सी एच थ्री एफ, सी एच थ्री बी आर, ठीक है, और सी एच थ्री आई। इस केस में अगर आप बहुत बच्चे क्या करेंगे, फ्लोरीन को ज्यादा कर देंगे, है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन करेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्योंकि सी एच थ्री सब में कॉमन है। लेकिन अल्काइल हैलाइड के केस में याद रखिएगा, हमेशा आता है ये क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अल्काइल हैलाइड के केस में ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैंने क्या कहा था पिछले वीडियो में, डायपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज से डिफाइन नहीं करते हैं। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस क्या बता रहा है? चार्ज ही बता रहा है ना जी। तो चार्ज से डिफाइन नहीं करते, उसमें चार्ज और लेंथ दोनों आता है। तो क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन अल्काइल हैलाइड के केस में बता रहे खाली हम, ठीक है। याद रखिएगा अल्काइल हैलाइड के केस में है ये सिर्फ, सब में मत लगाने लगेगा। डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्लोरीन सी एच थ्री सी एल का फ्लोरीन से ज्यादा होता है, ठीक है, बाकी सब चीज सेम होता है। ठीक है, ये क्यों डिफरेंस आता है? ये फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था डायपोल मोमेंट के डिफरेंस के हिसाब से, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए क्योंकि सी सी एल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सी सी मतलब सी और एफ के, जो सी एच थ्री एफ वाला सी एफ है उसके बॉन्ड लेंथ से कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ज्यादा हो जाएगा, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो सीसीएल बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया, भले ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सी एच थ्री एफ का ज्यादा है, लेकिन क्या है, यहाँ पे लेंथ ज्यादा होने के कारण डायपोल मोमेंट ज्यादा हावी हो जाता है चेंज इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। तो दूसरा केस ही हो गया। तीसरा केस क्या आ सकता है डायपोल मोमेंट में? तीसरा केस दे दे आपको कोई एरोमेटिक कंपाउंड दे दे, जैसे कि मान लिए बेंजीन रिंग पे सीएल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको कह दे कि भाई आप एक काम करो, इससे और इसको कंपेयर कर दो, हेक्सेन रिंग पे सीएल जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा? अब ऐसे में कैसे हम लोग पहचानेंगे भाई डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? तो हम लोग किससे जाएंगे? देखिए हर केस में हम लोग अलग अलग तरीके से जाएंगे। आपको बस एक बता दे रहे हैं कि एग्जांपल देंगे कि आप समझ जाइए कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऐसा अगर आ जाए डायपोल मोमेंट पे तो कैसे जाएंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे आ जाए तो कैसे जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या देखेंगे? ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे चार्ज डिस्पर्सल और बॉन्ड लेंथ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट चार्ज पे भी डिपेंड करता है और बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है, तो दोनों चीज देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ आपको पता होगा ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या है यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना, पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ सकता है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, इसका डायपोल मोमेंट सीसीएल का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि लेंथ क्या है इसका, ज्यादा है सीसीएल बॉन्ड का। ठीक है, इसमें क्या हो जा रहा है सीसीएल में, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है, ज्यादा का फर्क नहीं रहता है, लेकिन ये जो लेंथ है ना बहुत ड्रास्टिकली इसका कम रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर चलाया था। मान लीजिए बेंजीन रिंग है,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस में चला गया, तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाता है, जिसके कारण जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड क्या होगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, इसलिए डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग खाली बेंजीन की भी बात कर लेते हैं, बेंजीन मॉलिक्यूल और हेक्सेन मॉलिक्यूल के बीच में, तो यहाँ पे भी वही चीज होता है कि यहाँ पे सीसी के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए आपका इसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो 3 केस हम लोग डिस्कस कर लिए। चौथा केस हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, चौथा केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, मैं एक लाइन लिख ले रहा हूं, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, क्रॉस मतलब नहीं है, ठीक है, और सारे सराउंडिंग एटम यानी जो उसको घेरे हुए हैं, ठीक है, सेंट्रल एटम को, वो आइडेंटिकल है यानी एक जैसे हैं, एक ही एटम है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऑल सराउंडिंग एटम आर आइडेंटिकल, तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको देते हैं, जैसे कि BH3 ब्रोन हाइड्राइड, BH3, इसमें क्या हो रहा है, इसका कोई ब्रोन पेयर है क्या, नहीं है, सारा अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, और सारे मॉलिक्यूल्स के साथ साथ क्या है, आइडेंटिकल है, तो क्या हो गया, BH3 का डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, और जिस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो हो जाए, मैंने क्या कहा था, वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ड और यूज करते हैं, नॉन पोलर मतलब डायपोल मोमेंट जिसका जीरो होगा, उसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, टेम्पोररी डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, जीरो डायपोल मोमेंट भी को टेम्पोररी डायपोल मोमेंट भी कहते हैं। तो टेम्पोररी डायपोल मोमेंट वर्ड अगर दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, टेम्पोररी डायपोल मोमेंट दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही जीरो डायपोल मोमेंट भी कहलाएगा, यही नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कहलाएगा। ठीक है, और अगर डायपोल मोमेंट है तो वो तो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये तो बता दिया, और या तो परमानेंट डायपोल मोमेंट कहलाएगा। ठीक है, टेम्पोररी का जस्ट उल्टा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, और कहाँ डायपोल मोमेंट जीरो होगा हम लोग ये बात कर लेते, अब बात हो गई है जीरो की, तो हम लोग बात कर लेते कि और कहाँ जीरो हो सकता है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, जहां जहां डायपोल मोमेंट कैंसिल कर दे सारे को, तो वहां वहां क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने आता ही होगा, ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल का शेप, मॉलिक्यूल का स्क्वायर प्लेनर आता है, क्या आता है, स्क्वायर प्लेनर शेप का कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, अलॉन्ग विद आइडेंटिकल ग्रुप, यानी उसके सामने चारों तरफ क्या है, ग्रुप जो है वो आइडेंटिकल है, यानी देखिए लोन पेयर तो है इस पे, लेकिन ग्रुप क्या है, आइडेंटिकल है, और शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, तो क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल का भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ऐसे मॉलिक्यूल का भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है। अब आपको ये पता होगा कि डायपोल मोमेंट स्क्वायर प्लेनर जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो किस में आता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में आता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, XeF4 के केस में, XeF4 के केस में डायपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए लोन पेयर तो है एक्सी पे, जीनॉन पे, ठीक है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, ये स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल के कारण डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा लोन पेयर का। कैसे, Xe मॉलिक्यूल, आप यहाँ पे हम दूसरी जगह यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए Xe, फ्लोरीन इधर है, फ्लोरीन इधर है, फ्लोरीन इधर है, फ्लोरीन इधर है, ठीक है, ये तो हो गया आपका Xe। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक लोन पेयर, ये लोन पेयर, अब ये लोन पेयर ऐसे और ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा सारा डायपोल मोमेंट, सारा डायपोल मोमेंट जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। ये कब कब होगा, जब स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाए और क्या कहते हैं आइडेंटिकल एटम हो, यहाँ पे सारा आइडेंटिकल होना जरूरी, तभी कैंसिल होगा ना, अगर यहाँ पे फ्लोरीन की जगह क्लोरीन हो जाता तब ये केस नहीं हो पाता, तब ये केस नहीं हो पाता। दोनों केस इंपॉर्टेंट है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। ठीक है, रटना नहीं है खाली स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आइडेंटिकल भी होना जरूरी है और स्क्वायर प्लेनर भी होना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, और एक और केस मैं बता देता हूँ। एक और केस क्या है कि अगर मॉलिक्यूल sp3d है और लीनियर है, ठीक है, और सराउंडिंग ग्रुप क्या है, आइडेंटिकल है,
ठीक है, क्या मैंने बताया, अगर मॉलिक्यूल sp3d है और लीनियर है, यानी एक ही जुड़ा हुआ है उससे, मतलब एक नहीं, मतलब बेसिकली ऐसे जुड़ा हुआ है कि हाँ मतलब लीनियर शेप आ रहा है, ऐसे जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल की लीनियर शेप आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल भी दे ही देता हूँ, XeF2, XeF2 में क्या होगा, Xe है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब कितना यहाँ पे लोन पेयर बचेगा, 2 इधर, ठीक है, 2 2 4 2 6 और एक साथ एक 8, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया पूरा। अब यहाँ पे क्या हो गया, XeF2 का भी क्या हो गया, इसका हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp3d आ गया, ठीक है। तो ये शेप कैसा है, ये शेप भी क्या है, लीनियर शेप है, ठीक है, हाइब्रिडेशन आपको पता ही होगा। तो इसका शेप क्या आता है, ये लीनियर शेप आता है, लीनियर शेप आता है तो इसका डायपोल मोमेंट इधर से और इधर से। और यहाँ पे देखिए बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे 2 नीचे लोन पेयर है, ऊपर तो एक ही लोन पेयर है, कैसे कैंसिल कर देगा। तो ये ऐसा शेप होता नहीं, बेसिकली लीनियर होता है, लेकिन इसका लोन पेयर जो होता है, ठीक है, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता है, वो ऐसे होता है आपका कि वो कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। वो ऐसा होता है कि आपको वो कैंसिल हो जाए, कैसे, वो कैसे हम आपको समझाएं, वो आपको बेंड्स रूल से समझना पड़ेगा। बेंड्स रूल से, बेंड्स रूल क्या कहता है, बेंड्स रूल भी हम बता ही देते हैं क्योंकि बेंड्स रूल का यूज है आपको आगे थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए। बेंड्स रूल ये कहता है कि अगर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो कहां जाएगा, वो एक्सियल पोजीशन पे पहले आप उसको बैठाइए, एक्सियल पोजीशन पे पहले उसको बैठाइए। और लोन पेयर है तो उसका पहला प्रेफरेंस क्या होगा, उसका पहला प्रेफरेंस इक्वेटोरियल प्लेन होगा, इसको इक्वेटोरियल प्लेन पे बैठाइए। तो XeF2 का शेप, रियल शेप क्या होता है, लीनियर तो होता है, लेकिन कैसे हम लोग शो करेंगे लीनियर, ये देखिए Xe है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहां बैठाना हम लोग को, एक्सियल, एक्सियल पोजीशन क्या होता है ये, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है ये। तो लोन पेयर ऐसे होता है बेसिकली, ऐसे, ऐसे और ऐसे, लोन पेयर को इधर बैठा दिए और एक्सियल पोजीशन पे किसको बैठा दिया हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को बैठा दिया। अब ये क्या होगा ना, ये ऐसे और ऐसे नेट इधर बन जाता है और ये नेट इधर बन जाता है, ये दोनों क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, और वैसे ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। अब क्या आपको समझ में आ रहा है साफ साफ कि ये 0 क्यों आया, ठीक है। तो ये मैंने कब बताया, ये कब होगा, जब मॉलिक्यूल लीनियर हो जाए और sp3d रहे, ठीक है। तो मैंने कब कब 0 बताया डायपोल मोमेंट, 3 केस बताया मैंने डायपोल मोमेंट 0 होने का, ठीक है। बेसिकली ये केस कुछ नहीं होता, ये होता है कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर कैलकुलेशन आपका 0 हो जाए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो 3 केस क्या क्या हो गया, पहला केस हो गया कि डायपोल मोमेंट आपका, अगर मान लीजिए आपका लीनियर, ये क्या कहते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल है, sp3d है, ठीक है, और लीनियर मॉलिक्यूल है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा XeF2 के केस में। या तो फिर अगर sp3d2 यानी स्क्वायर प्लेनर हो रहा है मॉलिक्यूल, ठीक है, और क्या कहते हैं, और आइडेंटिकल ग्रुप है, आइडेंटिकल भी होना जरूरी है, ठीक है, दोनों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तीसरा केस मैंने क्या बोला था कि अगर मॉलिक्यूल आपका सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है और सारा चारों ग्रुप क्या है, आइडेंटिकल है, तब भी डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो ये 3 केस में तो बता दिया। एक चौथा केस क्या होता है, चौथा केस होता है कि अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तब भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। सिमेट्रिकल मतलब जिसकी सिमेट्री है, एक कन्फाइंड शेप है, जैसे अल्केन, ठीक है, मतलब अल्केन नहीं, मतलब अल्काइन, जैसे कि अल्काइन केस में क्या होता है कि लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये है अल्काइन, ठीक है, ये सब केस में जो क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इन सब केस में क्या होता है, या ऐसे यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ CH3 जुड़ जाए, सेम आइडेंटिकल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो ये सब केस के भी क्या होता है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो 4 केस में डायपोल मोमेंट 0 होता है, मैंने बता दिया, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, ये बता दिया आपको। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक ये हो गया, और आपको ये, हाँ ये आप एक याद रख लीजिए, एक और केस, एक और केस क्या है, कितना केस हो गया तभी हम लोग ने ऑलमोस्ट 4-5 केस डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस ये है कि अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी वाई ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी कोई ग्रुप वाई जुड़ा हुआ है, तो इसका एंगल ऐसे होगा ना जी, और इसका एंगल क्या होगा, ऐसे और ऐसे होगा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 120, ठीक है, और ये एंगल हो गया 0 डिग्री। तो आपको वेक्टर क्वांटिटी जब कीजिएगा किसी चीज का, मान लीजिए y तो आइडेंटिकल आइटम, तो इसका अगर म्यू है तो ये भी म्यू होगा, ठीक है, ये भी म्यू होगा, बाकी सब चीज तो सेम है ना। तो क्या हो जाएगा, μ1² प्लस μ2² भी क्या म्यू है, प्लस 2√μ1 μ2 cos थीटा लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 120
इज माइनस हाफ, पता होगा आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको म्यू ही आ जाएगा, यानी इन दोनों का डायपोल मोमेंट सेम हो जाएगा, आइडेंटिकल होने के बाद की बात की जा रही है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो बता रहे हैं आपको। एक तो ये बात हो गई। और क्या केस बन सकता है भाई, और केस एक और बन सकता है, वो ये है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक PCl3F2, बेंड्स रूल तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पे बात कर ही लेते हैं। PCl3F2 और PF3Cl2, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका डायपोल मोमेंट जो होता है ना PCl3F2 का, डायपोल मोमेंट जीरो होता है और इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ये बहुत कैसे होता है, ये बहुत बच्चे रटने लगते हैं, तो रटना नहीं है आपको। क्यों नहीं रटिएगा तो फालतू में आप भूल जाइएगा ना, तो रटना नहीं है इसका, कॉन्सेप्चुअली अगर जाइएगा तो क्या करना है आपको, फॉस्फोरस तो सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो आपका इक्वेटोरियल प्लेन पे मैंने क्या बताया था बेंड्स रूल के हिसाब से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे जाएगा और लोन पेयर इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, पांचों सराउंडिंग एटम है, तो पांचों यूज हो जा रहा है। तो अब क्या होगा कि मेरा क्या मेन मेन मेरा मकसद क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पोजीशन पे भेजना। तो PCl3F2 केस में फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबको पता है, तो फ्लोरीन को हम लोग एक्सियल पोजीशन पे भेजेंगे और क्लोरीन को क्या रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब देख सकते हैं ये क्या बन गया, वही वाला बन गया लोन पेयर वाला केस, ठीक है। इसमें भी ये और ये मिलके एक ये बनेगा और फिर ये इधर से कैंसिल कर देगा। क्यों, ये कितना एंगल होगा, आप समझ रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये मिलकर क्या बना देगा, ये इधर एक बना देगा और ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला और ये वाला इसको कैंसिल कर दिया, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो आ जाता है। लेकिन PF3Cl2 के केस में अगर बात करें तो P, अब यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग एक्सियल पोजीशन में पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव को डाल दिया। अब एक F बच जा रहा है, तो अब तो कहीं तो रखना है भाई इसको, ऐसा तो नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है। हमने रख दिया, मान लिया यहाँ पे F रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, इक्वेटोरियल में तो रखना ही पड़ जाएगा आपको, ठीक है। Cl रख दिया। अब क्या है कि ये दोनों मिल के इसके बराबर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये एटम अलग हो गए ना, अब यहाँ पे आइडेंटिकल था इसलिए कैंसिल कर जा रहा था, ये वाली कैंसिल कर दे, समझ रहे बात को, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो एक ये हो गया, और एक और डायपोल मोमेंट का कुछ क्वेश्चन कुछ बता देते हैं। ये दोनों मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया। और अब बात करते हैं एक और केस। एक और केस क्या है, एक और केस ये है कि मान लीजिए अगर कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस पे कोई ऐसा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, AH बॉन्ड, AH बॉन्ड, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है जी। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड में एक खासियत होती है कि सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर जाता है फ्रीली। तो सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर जाता है, तो जिसके कारण क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, भले ये आइडेंटिकल ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर OH OH हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करेंगे गलती कि ये OH OH सोचेंगे, बोलेंगे दोनों पैरा पोजीशन पे है सर, इधर ऐसे कर दे इधर ऐसे कर दे, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन गलत है। क्यों गलत है कि यहाँ पे आप जब इसको देखिएगा मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर देखते हैं तो OH ऐसे है, तो जरूरी नहीं है OH ऐसे ही रहे, अगर ऐसे रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे अगर हो गया तो मतलब शेप आपका, जैसे कि यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जा रहा है ना ट्रांस में, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों ऐड कर दे, दोनों का डायरेक्शन इधर ही हो जाए। समझ रहे बात को, मेरे कहने का मतलब है कि आपको जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल किस जगह पे है, ये एट अ टाइम ये किस शेप में है, ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट करता रहता है, कभी इधर होगा कभी ये इधर होगा, तो ये इधर हो सकता है, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि दोनों एक साथ ही जाए, ठीक है। तो ये रोटेशन के कारण क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के डायपोल मोमेंट ऐसे मॉलिक्यूल का जीरो नहीं होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल बहुत सारा हो जाएगा, फिनॉल का जो मैंने बता दिया, ये OH वाला, दो OH वाला, ठीक है। और SH भी होता तब भी वो भी यही करता, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर OCH3 रहता, जहां पे भी सिग्मा बॉन्ड आ जाए, OCH3 ऐसे जुड़ा हुआ CH3, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे NO2 ठीक है, इसमें भी आ जाएगा आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये सब के केस में क्या होगा, डायपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है। और किसमें किसमें जीरो हो सकता है, अगर डायरेक्ट जुड़ा रहता, अगर मान लो ये डायरेक्ट जुड़ा रहता क्लोरीन क्लोरीन, अब क्लोरीन से तो कोई जुड़ा हुआ नहीं है, तो अब तो भैया ये पैरा पैरा डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, डायपोल मोमेंट
जीरो हो जाएगा। इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। बाकी जितना ऊपर मैंने बताया है मॉलिक्यूल, इन सबके केस में डायपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, वो क्या है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि यहाँ पे अगर CH3 हो और यहाँ पे भी CH3 हो तो डायपोल मोमेंट क्या आता है, इसका जीरो आता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, अब इससे डिटेल में आप मत जाइए क्योंकि फालतू में इतना आप याद नहीं रख पाइएगा। ठीक है, तो ये आपको केस याद रखना है। ठीक है, और बाकी सब केस में सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे सोच सकते थे ना कि सी और एच के भी सिग्मा बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल ऐसे भी तो घूम सकता है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के अराउंड घूमता है मॉलिक्यूल, तो इसका डेवलपमेंट क्यों जीरो हो गया। लेकिन ये आपको एक्सेप्शन के तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी सब केस में होगा जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, जैसे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है ना किसी से जुड़ा हुआ, या मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये दे दिया, इसमें हम लोग क्या जोड़ दिया, CN और CN, अभी भी क्या हो गया, डायपोल मोमेंट आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं है, C ट्रिपल बॉन्ड इन होता है साइनाइड में। ठीक है, इसलिए डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल को मैंने डिस्कस कर लिया कि डायपोल मोमेंट जीरो कैसे होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है, वही है CH3 Cl, CH3 Cl2 और CHCl3। ठीक है ना, ये अगर मान लो ये CH4 एक हो जाए तो CH4 हो गया, CCl4 हो गया। ठीक है, ये अगर ले ले हम लोग। ठीक है, तो इन दोनों का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो कम हो गया सबसे। ठीक है, अब इन लोग का बात कर लेंगे, इन तीनों में कैसे कंपेयर करें। तो आपको मॉलिक्यूल का शेप आना चाहिए, CCl H और ये H। ठीक है, CCl H, आपका CH3Cl2 है ना, तो दो Cl होगा, एक H एक और Cl डाल दिया, और यहाँ पे आपका एक मिनट, यही CH3Cl हो गया और ये CH2Cl2 होगा ना, हाँ CH2Cl2। ठीक है, एक H। वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, CHCl3 Cl 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 और एक H। अब आप देख सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल को आप देखिएगा तो आपको पता है ना कि पॉजिटिव से निगेटिव होगा, इन दोनों में कौन ज्यादा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव ले जाएगा, ये ले जाएगा, कार्बन ले जाएगा। ठीक है, क्लोरीन से ज्यादा मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे से इसका डायरेक्शन क्या होगा डायपोल मोमेंट का, ये इधर होगा। ठीक है, और कार्बन और H में कौन ज्यादा होगा, H ज्यादा। ठीक है ना, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो इधर डायरेक्शन हो जाएगा, और इन दोनों में इधर हो जाएगा, इन दोनों में इधर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये डायपोल मोमेंट सब क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक ही डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसी का हो जाता है। अब इस केस में क्या हो जाएगा ना कि ये इधर जाएगा, ये कुछ इधर जाएगा, है ना, मतलब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो इधर गया, इधर गया। अब इन दोनों में कौन है, H ज्यादा कि कार्बन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर से जाएगा एरो, और इन दोनों में इधर से जाएगा एरो। तो अब क्या हुआ, ये अब देखिएगा कि ये और ये क्या बढ़ा रहा है, लेकिन ये क्या होगा, कम करेगा, अपोजिट जाना चाह रहा है। ठीक है, ऐसे इस केस में क्या कीजिएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और आपका ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो क्या हो गया, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, ज्यादा इसमें कैंसिल होगा। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू इसमें, फिर इसमें तो क्या हो जाएगा, CH3Cl का सबसे ज्यादा होगा, फिर CH2Cl2 का, और फिर लास्ट में CHCl3 का होगा, और इनका तो जीरो है, तो सबसे कम तो इन्हीं का हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और एक आखिरी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, वो ये है कि फ्लिपिंग, फ्लिपिंग पे एक क्वेश्चन आता है, आप बस रट लीजिए फिलहाल जब तक कि H2O2 का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वो यही होता है कि जो आपका H2O2 का मॉलिक्यूल होता है ना, OH वो कुछ इस तरीके के शेप में चला जाता है। किस वजह से जाता है, अगर पूछ ले वजह आपसे, तो फ्लिपिंग से जाता है।